तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKTI में। दोस्तों, आज है नवरात्र का पहला दिन। तो सबसे पहले आप लोग को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। माता जगत जननी जगदम्बा से मैं यही कामना करता हूं कि जितने भी हमारे यह वीडियो देख रहे हैं उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशली जो टॉपिक लिए हैं, चैप्टर अर्थिंग का लिए हैं। ठीक है, अर्थिंग का चैप्टर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपका जो आने वाला एग्जाम TG2 है, बार्ग है या DMRC है या फिर ALP CBT2 है। ठीक है, तो वो सब में जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस सबको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, जो भू संपर्कन होता है, अर्थिंग होता है, वह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट यह चैप्टर होता है, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में 2 से 3 नंबर का मार्क्स का पूछ ही लेता है। ठीक है, तो यह भी मेमोरी बेस होता है, ज़्यादातर इसमें याद करने योग्य होता है। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन पहला इसमें, निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग निरंतर है या नहीं है। तो कौन इंगित नहीं करेगा। पहला दिया है फ्रीक्वेंसी मीटर, आवृत्ति मीटर, दूसरा मल्टीमीटर, तीसरा बेल, चौथा बजर। तो दोस्तों, मेनली आपका जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, यह फ्रीक्वेंसी मीटर इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग निरंतर है या नहीं है। बाकी आपका मल्टीमीटर यह करता है, बेल करता है, बजर करता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये सब हमें बीप की आवाज़ या सुनाई देकर यह हमें कर देते हैं, इंगित कर देते हैं कि वायरिंग निरंतर है, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, तो इस मीटर से हम इंगित नहीं कर सकते हैं कि वायरिंग निरंतर है या नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, किसी विद्युत मशीनरी के विभिन्न भागों को शून्य विभव पर रखने के लिए इन्हें ... करना आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? फेज, भू संपर्कित, संयोजित, सुरक्षित। तो देखिए दोस्तों, जो मशीनरी होता है तो विभिन्न भागों को शून्य विभव का मतलब एक ग्राउंड करना है ना, उसे अर्थ करना। तो ये होता है अर्थिंग होता है। ठीक है, भू संपर्कित करना होता है। तो हर एक मशीन होता है तो उसे हमें ग्राउंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अपने प्रोटेक्शन के लिए और मशीन की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भू संपर्कित यानी अर्थ। क्वेश्चन अगला हमारा, यदि विद्युत उपकरणों में प्रवेशित और परिपथ चालकों के साथ इससे निकलने वाले विद्युत धारा का मान ... से अधिक हो जाता है तो भू संपर्कन दोष परिपथ रोधक फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट परिपथ को बाधित कर देता है। तो कितना होता है? 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि विद्युत उपकरणों में प्रवेशित और परिपथ चालकों के साथ इससे निकलने वाली विद्युत धारा का मान 5 मिली एम्पियर से अधिक हो जाता है तो वह भू संपर्कित दोष परिपथ रोधन परिपथ को बाधित कर देता है, यानी परिपथ मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, आई नियम 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशन का विद्युत रोधक प्रतिरोध कम से कम ... होता है। तो दोस्तों, सभी का कहने का मतलब है 500 वोल्ट तक जो भी हम इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है, तो वो कितना जो विद्युत रोधक होता है उसमें प्रतिरोध कम से कम कितना होना चाहिए? तो याद रखेंगे 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंसुलेटर है तो अगर 500 वोल्टेज तक है तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। 1 मेगा ओम यानी 10 पावर 6 हो जाएगा ओम। ठीक है, इससे अगर कम रहेगा तो क्या इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है, हमें शॉक लग सकता है। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो हम अपनी प्रोटेक्शन अच्छे से कर सकते हैं और लाइव वायर में हम लाइन ऑन पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध कम से कम 1 मेगा ओम से कम होना चाहिए। ठीक है, 1 मेगा ओम होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं दोस्तों, प्लेट भू अर्थिंग यानी प्लेट अर्थिंग में प्लेट किस सामग्री से
बनी होती है, ठीक है। प्लास्टिक से, लकड़ी से, तांबा से, माइका से। तो दोस्तों जो प्लेट होती है, प्लेट आपका तांबा से बनी होती है, ठीक है। प्लेट अर्थिंग में तांबा से मेनली बनी होती है। वैसे जीआई का भी बना होता है, लेकिन तांबा का अच्छा होता है, यही प्रयोग करना चाहिए हमें। तो इसका प्रयोग तांबा इसमें करते हैं, ठीक है। तो बात करें तांबा, अगर दोस्तों भू संपर्कन विधि में तांबा का प्लेट प्रयोग करते हैं तो इसमें 60 सेंटीमीटर गुड़े 60 सेंटीमीटर गुड़े 3.15 सेंटीमीटर की तांबे की प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। या 60 सीएम गुड़े 60 सीएम गुड़े 6.30 mm जो है जीआई की रहनी चाहिए। अगर जीआई का है तो इतना रहना चाहिए, अगर तांबा का है तो 60 गुड़े 60 गुड़े 3.15 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्या करेंगे, अब ज़मीन के अंदर 2.5 मीटर नीचे, ठीक है, यानी 2.5 मीटर नीचे हम ऊर्ध्वाधर करके यानी खड़ा करके क्रमशः गाड़ देंगे। और उसके लेयर, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर लेयर में क्या करेंगे हम, चारकोल यानी कोयला और नमक को सतह बाई सतह ऊपर से ढक देंगे, ठीक है, पाट देंगे, ढक देंगे। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा का प्रयोग प्लेट अर्थिंग में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला है हमारा, चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधक प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों चालक तार और पृथ्वी के बीच का जो विद्युत रोधक होता है वह 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, इनमें से किससे बचाने के लिए भू संपर्कित यानी अर्थिंग की आवश्यकता होती है। तो बिजली के झटके के खतरे से, दूसरा ओवरलोडिंग से, तीसरा वोल्टेज में उतार चढ़ाव से, चौथा है चालकों में उच्च ताप से। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें जो हम अर्थिंग करते हैं तो मेनली हमें क्या होता है, बिजली के झटके से बचने के लिए, जो बिजली का खतरा होता है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, ठीक है। उससे हमारी मशीन भी सुरक्षित रहती है और हम भी सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा करंट हमारा ग्राउंड हो जाता है, भूमि में चला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं दोस्तों, ग्राउंडिंग कनेक्शन में के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दिया है पर्पल, दूसरा रेड, तीसरा ग्रीन, चौथा ब्लू। तो दोस्तों जो ग्राउंडिंग के लिए हम मेनली यूज करते हैं, कौन सा रंग करते हैं, ग्रीन रंग करते हैं, ठीक है, ग्रीन। वहीं बात करें न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर यूज करते हैं, ठीक है। और बात करें फेज के लिए, तो फेज के लिए 3 रंग यूज करते हैं, पहला रेड होता है, ठीक है, रेड यानी लाल होता है, दूसरा येलो होता है, येलो यानी पीला होता है, और तीसरा जो होता है ब्लू, ब्लू माने नीला। यानी 3 हमारा रंग हो गया, यह फेज होता है हमारा। और ब्लैक जो होता है न्यूट्रल का होता है, और अर्थिंग के लिए ग्रीन प्रयोग करते हैं, ग्रीन वायर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीन वायर का प्रयोग हम ग्राउंडिंग अर्थिंग के लिए करते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता है। तो निम्न 4 में से कौन सा फैक्टर है जो विद्युत उपकरण में स्थापित होने पर उससे प्रभावित नहीं होता है। पहला टेम्परेचर होता है, तो बिल्कुल टेम्परेचर चेंज होगा तो विद्युत रोधन में मतलब विद्युत उपकरण में प्रभावित करेगा। दूसरा कंडक्टर साइज, तो यह भी प्रभावित करता है। तीसरा कलर कोड, चौथा दिया है वेदर एबो बिलो या ग्राउंड। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कलर कोड होता है, जो रंग वियोजन होता है, रंग विनिमय होता है, यानी कलर कोडिंग होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई भी उपकरण में स्थापित होने पर तार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कलर पे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेनली दोस्तों वायर में जो कलर किया जाता है
तो वायर को वह पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो अलग अलग इंसुलेशन का बनाया होता है। मेनली पीवीसी वगैरह का प्रयोग हम करके वायर में ऊपर वाला जो इंसुलेशन होता है कंडक्टर के ऊपर वो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर साइज पे करेगा, वेदर अबव या बिलो द ग्राउंड पे निर्भर करेगा, लेकिन कलर कोड पे निर्भर नहीं करेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला है हमारा 10वां। यह दिखाया गया है उपयुक्त प्रतीक डॉट 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 को दर्शाता है। तो दोस्तों यह प्रतीक किसको दर्शाता है? डिजिटल ग्राउंड को, कॉमन ग्राउंड को, अर्थ ग्राउंड को, क्लासिकल ग्राउंड को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना अर्थ ग्राउंड को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लेंगे इस फिगर को। क्वेश्चन अगला है हमारा, कौन से रंगीन तार जमीन के तार हैं जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं? तो रेड, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लू, चौथा ग्राउंड, तो ग्रीन। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो ग्रीन येलो यानी हरा पीला जो रंगीन तार जमीन के तार हैं जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं। कौन कौन दोस्तों? तो ग्रीन और येलो, इसको याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीन और येलो। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक केबल में जमीन के तार का सही लेबलिंग नहीं है? तो पहला है आपका जी, दूसरा W/G, तीसरा विथ ग्राउंड, चौथा SG। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो XG होता है। XG एक केबल में जमीन के तार का सही लेबलिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, GI पाइप अर्थिंग के चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? दोस्तों जो GI पाइप अर्थिंग में चारकोल का मतलब जो कोयला मिलाते हैं और नमक मिलाते हैं उसकी मात्रा क्वांटिटी क्या होती है? पहला 5 किलोग्राम चारकोल 8 किलोग्राम नमक, दूसरा 10 किलोग्राम चारकोल 8 किलोग्राम नमक, तीसरा है हमारा 10 केजी चारकोल और 10 केजी नमक, चौथा है 5 किलोग्राम चारकोल और 5 किलोग्राम नमक। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50-50 का रेशियो होता है, यानी 10 केजी चारकोल रहेगा तो 10 केजी नमक रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जो चारकोल और साल्ट का जो मिश्रण होता है अर्थ में वह 50-50 का होता है, यानी 10 किलो चारकोल रहेगा तो 10 किलो नमक भी रहेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का क्या मान होना चाहिए? दोस्तों ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में लगभग जरूर पूछ लेता है, तो आप लोग इसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड भी हम देख लेंगे। तो एक बृहद बिजली संयंत्र यानी बृहद का मतलब एक बड़ा बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का क्या मान होना चाहिए? 1 ओम, 0.5 ओम, 2 ओम, 5 ओम। तो दोस्तों जो बृहद बिजली संयंत्र होता है उसके लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान 0.5 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.5 ओम होना चाहिए बृहद बिजली संयंत्र के लिए। तो वही बात करें छोटे केंद्र के लिए, ठीक है, तो जो दिया है 1 ओम दिया है, यह छोटे केंद्र के लिए हो जाता है। छोटे केंद्र के लिए होता है कितना? 1 ओम। ठीक है, बात करें जो 2 ओम दिया है, तो 2 ओम दोस्तों क्या होता है? छोटे उपकेंद्र के लिए होता है। ठीक है, अभी 1 ओम देखें छोटे, ठीक है दोस्तों, तो 1 ओम क्या था? छोटे शक्ति केंद्र के लिए था। वहीं 2 ओम जो होता है छोटे उपकेंद्र के लिए होता है। छोटे उपकेंद्र का मतलब जो 33 kV से 11 kV जहाँ प्रोड्यूस होता है वहाँ के लिए ये प्रयोग किया जाता है। वो अर्थिंग प्रतिरोध का मान 2 ओम रहना चाहिए। ठीक है, वहीं बात करें जो 5 ओम से ज़्यादा होता है यानी 7 ओम 8 ओम के लगभग होता है, अन्य विद्युत संस्थान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो घरेलू तार स्थापन संस्थान होता है, जो हम लोग का घर वगैरह होता है वहाँ पे भी 1 ओम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को अच्छे से आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पूछा है बृहद बिजली संयंत्र के लिए तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन अगला है हमारा, भू संपर्कन तार जोड़ा जाता है। तो भू संपर्कन तार जोड़ा जाता है ग्राउंड जमीन से, फेस से, न्यूट्रल से, पावर हाउस से। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी लोग हम जानते हैं कि भू संपर्कन तार ग्राउंड से ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अर्थ वायर का माप इस आधार पर निर्धारित करते हैं। पहला, वोल्टेज ऑफ सर्विस लाइन, दूसरा करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइन, तीसरा है वातावरणीय चालक पर, चौथा सप्लाई की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी पे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेन ऑप्शन बी हो जाएगा। मेन जो अर्थवार होता है वह करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइन की धारा के प्रवाह की क्षमता पे निर्भर करता है अपना अर्थवार का माप, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, मिट्टी में नमी की मात्रा धरती के मिट्टी के प्रतिरोध को डॉट 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 करती है। क्या डिक्रीज कर देती है, इंक्रीज कर देती है, डज नॉट इफेक्ट डालती है? फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज करती है। तो मिट्टी में नमी की मात्रा धरती के मिट्टी के प्रतिरोध में क्या करती है? डिक्रीज कर देती है ना, डिक्रीज कर देती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, जब तीन कला जनित में भू संपर्कित नहीं हो तथा एक लाइन से भू दोष घटित हो जाए तो अन्य दो स्वस्थ लाइनों का विभव क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बोल रहा है क्वेश्चन कि जब थ्री फेज जनित्र में भू संपर्कित नहीं हो, कोई संपर्कित नहीं है तथा एक लाइन से भू दोष घटित हो जाता है, कोई एक लाइन है उससे भू दोष घटित हो जाता है, तो अन्य दो स्वस्थ लाइन में क्या का विभव क्या होगा? पहला इंक्रीज बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा रिमेन अनचेंज यानी अपरिवर्तित रहेगा, चौथा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अन्य दो जो स्वस्थ लाइन है उनका विभव आपका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, भू तार के निर्माण हेतु प्रयुक्त तार है गैल्वेनाइज स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, एल्युमिनियम का, कास्ट आयरन का। तो दोस्तों मेनली हम गैल्वेनाइज स्टील यानी जस्तीकृत इस्पात का प्रयोग करते हैं या कापर का भी हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है गैल्वेनाइज स्टील, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैल्वेनाइज स्टील। क्वेश्चन अगला है हमारा, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनुमेय आवृत्ति भिन्नता डॉट 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 होती है। तो दोस्तों अनुमेय जो आवृत्ति होती है, अनुमेय आवृत्ति भिन्नता होती है ±3% होती है ना, ±3% होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं वोल्टा की बात करें तो उच्च वोल्टेज के लिए ±12% होता है, मीडियम के लिए ±6% होता है, ठीक है। तो इस तरह वोल्टेज वेरिएशन होता है और अनुमेय फ्रीक्वेंसी के लिए ±3% होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, पाइप भू संपर्कन में भूमि में डाले जाने वाले पाइप की लंबाई किससे तय की जाती है? पहला है मिट्टी की आर्द्रता पर, दूसरा पाइप में प्रयुक्त धातु का प्रकार पर, तीसरा प्रयुक्त भू संपर्कन तार का प्रकार पर, चौथा प्रयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भू संपर्कन जो पाइप भू संपर्कन है दोस्तों, वो मेनली क्या करती है? मॉइस्चर ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी की आर्द्रता पर निर्भर करेगी। अगर हम 2.5 मीटर नीचे जाते हैं, अगर आर्द्रता नहीं मिलती है तो और नीचे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, जब तक हमें नमी न मिल जाए, मॉइस्चर न मिल जाए। तो वो मेनली किस पे निर्भर करता है? मिट्टी की आर्द्रता पे। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिट्टी की आर्द्रता पे। अगला क्वेश्चन हमारा, पाइप भू संपर्कन में चारकोल तथा नमक का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है।
तो दोस्तों पाइप भू संपर्कन में जो चारकोल प्रयोग करते हैं और नमक प्रयोग करते हैं, मेनली नमी को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे नमी हम बनाए रहेगा, नमी बरकरार रहेगा तो हमारा रेजिस्टेंस का मान कम होगा, जिससे करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी लीकेज करंट होगा कहीं से तो ज़्यादा ग्राउंड में करंट हमारा फ्लो हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर नमी नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा रहेगा, तो करंट हमारी लीक करेगी तो उतना हमें ज़मीन में नहीं जा पाएगी, जिससे बॉडी में रहेगी, हमें शॉक लग सकता है। तो उसका दोस्तों मेनली कार्य होता है डिक्रीज द अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भू प्रतिरोध कम करने के लिए चारकोल तथा नमक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, ऊंची इमारतों और संचालकों की रक्षा के लिए क्या किया जाता है? फ्यूज लगाया जाता है, सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, स्विच लगाया जाता है, भू संपर्कन। जो ऊंची इमारत होती है उसके रक्षा के लिए भू संपर्कन लगाया जाता है, अर्थिंग लगाया जाता है। ठीक है, लाइटिंग एरिस्टर से बचने के लिए जो करकराहट बिजली की चमक होती है तो वह हमारी बिल्डिंग पे न गिर जाए, तो उसको ग्राउंड करने के लिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है हमारा, सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्लेट और पाइप अर्थिंग का, दूसरा राड और पाइप का, तीसरा प्लेट अर्थिंग का यानी कुंडली और प्लेट अर्थिंग का, चौथा है राड और कुंडली अर्थिंग का। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में बहुत फेमस है आपका प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठापन के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भू अवाच्छादित चालक का न्यूनतम माप कौन सा है? 1.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर, 5 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 5 एम्पियर का क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठान होते हैं उनके लिए जो है 5 mm स्क्वायर का होता है। ठीक है, न्यूनतम आयाम होता है और मान होता है 1.5 mm स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 5 एम्पियर के लिए। वहीं 16 एम्पियर रहेगा या 15 एम्पियर रहेगा तो उसके लिए 2.5 mm से 4 mm तक मोटा हो सकता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है हमारा, सामान्य भू संगति से वैद्युत संपर्कित धातु पट्टिका नलिका अथवा चालक के आव्यूह को डॉट 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 कहते हैं। भू तार कहते हैं, भू इलेक्ट्रोड कहते हैं, भू अविच्छादित करते हैं, भू टर्मिनल कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? भू टर्मिनल कहते हैं। जो पाइप अर्थिंग या जो रॉड अर्थिंग होती है तो उसके जो चालक होते हैं उसको हम भू टर्मिनल कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, फाड़ की स्थिति में एक विद्युत उपकरण में भू संपर्कन अर्थिंग द्वारा उपकरण को डॉट 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 में लाना चाहिए। उच्च विभव में, निम्न विभव में, ऋणात्मक विभव में, शून्य विभव में। तो दोस्तों जब फॉल्ट होता है तो उपकरण में जो दोष होता है तो अर्थिंग को हम शून्य विभव की स्थिति में हमें लाना आवश्यक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप याद करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, विद्युत आघात से बचने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि क्या है? पहला है येलो फेज का होना, दूसरा न्यूट्रल तार का होना, तीसरा रेड फेज का होना, चौथा अर्थिंग का होना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। आघात से बचने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि होती है भू योजन या भू संपर्कन का होना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, ग्राउंडिंग प्रतिरोध को ऐसा रखा जाता है कि भू संपर्कन प्रतिरोध सबसे कम हो, भू संपर्कन प्रतिरोध सबसे ज़्यादा हो, भू संपर्कन प्रतिरोध शून्य हो, भू उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भू संपर्कन प्रतिरोध है सबसे कम हो, तो सबसे कम होगा तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर अर्थिंग हम किए हैं तो उससे क्या करना है, एकदम वहाँ पे जो मॉइस्चर रहना चाहिए, नमी रहना चाहिए, ताकि वहाँ प्रतिरोध का मान, दोस्तों अगर मॉइस्चर रहेगा तो वहाँ नमी हमारी बनी रहेगी, तो नमी बनी रहेगी तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो करंट का मान ज़्यादा होगा। तो जब भी हमें करंट लीक करेगी तो सभी करंट ग्राउंड में चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए भू संपर्कन प्रतिरोध सबसे कम होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला है,
भूक्षरण रिले ट्रिप हो जाती है जब न्यूट्रल से ग्राउंड वोल्टेज सीमा क्या निश्चित सेट सीमा से अधिक हो जाती है। दूसरा है शून्य होती है। तीसरा घट जाती है। चौथा क्या है, चौथा अपना डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो निश्चित सेट सीमा होती है उससे अधिक अगर हो जाती है तो भूक्षरण रिले ट्रिप हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, ISI कोड के अनुसार भू संबंधन के लिए कौन से रंग का तार की संतुष्टि की गई है। तो ISI के अनुसार दोस्तों ग्रीन कलर का जो तार होता है वह ग्राउंडिंग का होता है, ग्राउंड का होता है, अर्थ का होता है। ठीक है, वही बात करें ब्लैक जो होता है न्यूट्रल का होता है, और रेड जो होता है फेज का होता है, ब्लू भी फेज का होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 70701/1 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितनी होती है। 0.2 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 0.4 मिली एम्पियर या 0.1 मिली एम्पियर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर जो है IEC के अनुसार जो है अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा रहती है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर। दोस्तों 1 मिली एम्पियर से अगर हमारे शरीर से छूकर पार निकल जाती है तो हमें शॉक नहीं लगता है, लेकिन जैसे 1 एम्पियर से जैसे जैसे बढ़ना शुरू कर देती है तो हमें शॉक, अगर 9 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो जाता है तो हमें एक बेजोड़ शॉक लग जाता है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कशन करा चुके हैं। अपना जो व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा था उससे रिलेटेड जो चैप्टर है तो उसको हम डिस्कशन करा दिए हैं, तो उसमें जाके आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा दोस्तों, प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा डॉट से कम नहीं होना चाहिए। तो प्लेट में कितना भूयोजन के लिए गड्ढा कम नहीं होना चाहिए, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए प्लेट भूयोजन के लिए। जो गड्ढा हम नीचे खोदते हैं वो हमारा 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, किसी GI भूयोजन प्लेट की माप क्या होती है। 30 × 30 × 1.3 mm। दूसरा है 30 × 30 × 8.5 mm। तीसरा 60 × 60 × 6.35 mm। चौथा है 60 × 60 × 3.18 mm। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो 60 cm × 60 cm × 6.35 mm होता है GI भूसंयोजन प्लेट की माप। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है हमारा दोस्तों, BIS के अनुसार किसी भी संस्थान में अनुमेय अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा का कितना होना चाहिए। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, 1/5000 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रिसाव धारा होती है वह अनुमेय धारा 1/5000 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्न में से किसका भूयोजन अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है। पहला मानव जीवन और उपकरणों का बचाव, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा विद्युत प्रतिरोध उपकरणों के बचाव। तीसरा मापक उपकरणों के बचाव। चौथा मात्र यांत्रिक उपकरणों की बचाव। तो दोस्तों राइट ए बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑप्शन ए मानव जीवन और उपकरणों का बचाव के लिए अर्थिंग बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किसी भू इलेक्ट्रोड को से एक भवन की दूरी डॉट से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितना से कम नहीं होना चाहिए, पहला दिया 1.5 मीटर, दूसरा 3, चौथा 5.5 मीटर, चौथा दिया है 4.5 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1.5 मीटर से दूरी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी डॉट से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी देखे हैं 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन अगला हमारा, प्लेट भू योजन के लिए GI भू योजन प्लेट का मानक आकार डॉट 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 होता है। तो अभी हम देखे हैं कितना होता है, 60 × 60 × 6.35 mm होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वही तांबा का पूछता, कापर का पूछता तो कितना हो जाता, 60 × 60 × कितना हो जाता, 3.15 हो जाता। ठीक है, 1.5 हो जाता mm। तो इतना होता है कापर का। और GI का कितना होता है, 60 × 60 × 6.35 mm। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आगे हमारा, परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्से में भू संपर्कन के लिए डॉट 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 आवश्यक है। क्या, परिपथ वियोजक प्रमापत्र, दूसरा है ब्रश, तीसरा भू संपर्कन स्विच, चौथा पृथक्कारी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भू संपर्कन स्विच है यह आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, आई नियम के अनुसार अगर भू संपर्कन पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की बनी हो तो नट और बोल्ट डॉट 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 के बने होने चाहिए। तो नट और बोल्ट भी जस्तेदार इस्पात से बने होने चाहिए। ठीक है, जिससे आपका भू संपर्कन है उसी से नट बोल्ट भी बना होना चाहिए। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जंग लग जाएगा जिससे नट बोल्ट खराब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अगला, क्वेश्चन अगला हमारा, आई नियम के अनुसार अगर भू संपर्कन पट्टी जस्तेदार, तो ये तो देख ही लिए हैं, जस्ता इस्पात। आगे हमारा, सभी डॉट 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 के लिए डबल अर्थ जरूरी है। मोटर के लिए स्विच, एसेसरीज के लिए, MCB के लिए। तो दोस्तों मोटर जो सेट होता है, मोटर के लिए डबल अर्थिंग जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, जो डबल अर्थ का प्रयोग किया जाता है मोटर वगैरह के अर्थिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अर्थिंग का क्या होता है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लीकेज करंट को, जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट को पृथ्वी में विसर्जित करना होता है। ठीक है, और उसके बीच का जो विभवांतर है वह शून्य करना होता है। ठीक है, जीरो पोटेंशियल करना होता है। तो ये सब पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित दैनिक उपकरणों के दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है। पहला, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर की बॉडी, दूसरा प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर, तीसरा गीजर, चौथा प्रशीतक। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर होता है उनके लिए दैनिक जीवन में भू संपर्कन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका प्रशीतक, प्रशीतक माने रेफ्रिजरेटर को, गीजर को और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, ये सब को ज़रूरत होती है, लेकिन प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर की नहीं होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, इनमें से क्या LT फीडर यानी LT फीडर पिलर की अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला MS चैनल, दूसरा CI पाइप, तीसरा है MS प्लेट, चौथा है GI ट्रिप। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, GI ट्रिप का प्रयोग LT फीडर पिलर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो भी आपका जैसे GI पाइप का प्रयोग कर रहे हैं तो GI का अर्थ इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए पाइप का, और नट बोल्ट भी इसका ही होना चाहिए। या आप कापर का प्रयोग यूज कर रहे हैं, तांबा प्रयोग करते हैं, तो उसका भी आपका अर्थ इलेक्ट्रोड जो है कापर का ही होना चाहिए और नट बोल्ट भी कापर का होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धवार का रंग होता है। तो अर्धवार का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, भू उपकरण डॉट 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 को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या, लाइटनिंग स्टोव, ब्रेक डाउन करंट, तीसरा है लीकेज करंट, चौथा है ऑपरेशनल सर्ज वोल्टेज। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो लीकेज करंट होता है, क्षरण घात होता है। तो भू उपकरण क्षरण घात यानी लीकेज करंट को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मेनली ये इसी को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है भू इलेक्ट्रोड, यानी भूमि उपकरण को लीकेज करंट से दूर करने के बचाव के लिए हम
अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही लीक करंट करता है तो हमें इंस्ट्रूमेंट को शॉक लग सकता है, सॉरी दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट को शॉक लग सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, भूत तार के निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो GI यानी जस्तीकृत इस्पात, टंगस्टन, कॉपर, एल्युमिनियम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेनली जो है जस्तीकृत इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में अगर ये नहीं देगा तो कॉपर हो जाएगा, इसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन इससे अच्छा होता है गैल्वेनाइज स्टील, ठीक है, इस पर जंग कभी नहीं लगता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा दोस्तों, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए ... को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रख रखाव करना चाहिए। किसका? भू संपर्कित टर्मिनल का, अर्थ टर्मिनल, सजीव टर्मिनल, तरंग टर्मिनल, ताम टर्मिनल। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अर्थ टर्मिनल होता है उसका रखरखाव देखभाल करना चाहिए और 1956 के तहत ये हर घर में होना चाहिए, अर्थ इलेक्ट्रोड हर लाइन में होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को ... कहते हैं। अर्थ सप्लाई, अर्थ लेड, अर्थ वस्तु, अर्थ निरंतरता चालक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थ सप्लाई, उसे हम कहते हैं अर्थ सप्लाई, ठीक है। कंडक्टर चालक को अर्थ सप्लाई कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को ... कहा जाता है। अर्थ लीड, अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ वस्तु, अर्थ कंडक्टर। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे अर्थ लीड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे हम अर्थ लीड कहते हैं। दोस्तों अर्थ चालक किसे कहते हैं? जो अर्थ चालक होता है वह किसे कहते हैं? तो अर्थ के लिए दो भागों में से एक चालक द्वारा संयोजित किया जाता है, जिसमें फाड़ की स्थिति में क्या होता है, धारा उसमें से प्रवाहित होती है, तो उसे हम अर्थ कंडक्टर कहते हैं, अर्थ चालक कहते हैं। और दूसरा होता है एक अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो धातु का एक पाइप या अन्य चालक जो भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार जो जिसे पृथ्वी में दबा दिया जाता है, मेनली पृथ्वी में उसे कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये प्रायः GI या कॉपर का होता है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थ लीड कहते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी जो तार होती है उसे अर्थ लीड कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है हमारा, जमीन में आपूर्ति प्रणाली के गैर करंट ले जाने वाले भागों को जोड़ने को ... के रूप में जाना जाता है। तो उसको किसके रूप में जाना जाता है? अर्थिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अर्थिंग मेनली क्या होती है कि अर्थिंग एक ऐसी प्रणाली होती है जिनमें विद्युत जो वोल्टेज शून्य माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी तांबे या GI की प्लेट को, ठीक है, तांबे या GI की प्लेट को पृथ्वी के अंदर 2.5 मीटर या 3 मीटर नीचे नमी में लगा देते हैं, तो उसे ही हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। तो नमी में क्यों दबाते हैं? क्योंकि हमें प्रतिरोध का मान कम करना होता है ताकि ज़्यादा करंट उसमें जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम अर्थिंग कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दिए गए विकल्पों में से अर्थिंग करने की एक सामान्य विधि पहचानें। अर्थ प्रतिरोध, पोटेंशियल ड्रॉप विधि, एक पानी की पाइप के माध्यम से अर्थिंग, चौथा है अर्थ सप्लाई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो एक पानी की पाइप के माध्यम से भू संपर्कन यानी अर्थिंग, ठीक है। तो यह आपका एक अर्थिंग की विधि होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सामग्रियों का उपयोग अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है? ठीक है, नमक, चारकोल और पानी का, नट बोल्ट और वाशर का, राड और पाइप का। चौथा है हमारा ऑप्शन बोल्ट और वाशर का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नमक, चारकोल
और पानी का प्रयोग करते हैं नमी को बनाने के लिए, क्योंकि नमी बनी रहेगी तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, आई नियमों के अनुसार भूमि में दबाई हुई धातुई पाइप, पानी की पाइप या किसी अन्य कंडक्टर को डॉट 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 कहा जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ लेड, अर्थ वस्तु, अर्थ निरंतर वाहक। तो उसे मेनली क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डॉट 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 को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल, कोयला और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। किसको? प्रभावी अर्थिंग के लिए, कम अर्थिंग के लिए, करंट के लिए। चौथा है विद्युत प्रवाह, करंट में बाधा के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भूयोजित यानी प्रभावी अर्थिंग के लिए हम क्या करते हैं? नमक और जो कोयले का मिश्रण अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के प्रवाह प्रतिरोध को कम करने का तरीका है? क्या है? पहला इलेक्ट्रोड की गहराई कम करना, दूसरा कई अर्थ इलेक्ट्रोड को सीरीज में जोड़ना, तीसरा प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना, चौथा है प्लेट का क्षेत्र को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, जो अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका होता है वह प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा ये भी होता है कि उसके करंट को भी बढ़ाना होता है। ठीक है, प्रतिरोध को कम करने का तात्पर्य होता है। तो यह अर्थ प्रतिरोध को मान को निम्न विधि से कम किया जाता है। नीचे कुछ विधियां दिखाई गई है, 1 2 3 विधि है जिसके सहारे हम अर्थ इलेक्ट्रोड को कम कर सकते हैं। तो कौन कौन सी विधि हो सकती है? पहला आपका पानी डालने से, तो पानी डालेंगे तो प्रतिरोध हमारा कम हो सकता है। दूसरा है क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल बढ़ा देने से, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा देने से, यह भी हो सकता है। तीसरा है जो इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाने से, तो इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाने से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब विधि से क्या होता है? हमारा प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने की एक विधि है? पानी डालना, प्लेट क्षेत्रफल कम करना, अर्थ इलेक्ट्रोड को सीरीज में जोड़ना, अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई को कम करना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी हम डालेंगे तो प्रतिरोध को कम कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबे प्लेट के उपयोग से और डॉट 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 कम किया जा सकता है। पानी डाल के, इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ा के, प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ा के, चौथा है इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्लेट क्षेत्र को बढ़ा देंगे तो पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार में तांबे के प्लेट का उपयोग करने से क्या होगा? कम किया जा सकता है प्लेट का उपयोग से, और प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें जो प्लेट अर्थिंग में कॉपर का प्रयोग किया जाता है उसके लिए कितना होता है? 60 × 60 × 3.15 या 6 होता है, mm होता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर होगा, ये mm होता है। इतना तक हमारा प्लेट प्रयोग किया जाता है कॉपर का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, लाइन दोष का पता लगाने के लिए लिंक पर अर्थ लाइन को तोड़कर निम्नलिखित में से किसे अस्थायी रूप से रखा जाता है? तो किसे रखा जाता है? अर्थ लाइन लिंक को, अर्थ प्लेट को, अर्थ पाइप को, अर्थ वस्तु को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थ लाइन लिंक को रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है हमारा, वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, भूयोजित कर दिया जाता है।
तो इसका क्या होता है तात्पर्य, ताकि सिंगल फेज लाइन से बचा जा सके। दूसरा, क्योंकि लाइन की जांच करने में कठिनाई होती है। तीसरा, क्योंकि धरती, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो सी बिल्कुल सही बोल रहा है। जो आपका वितरण ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी पक्ष में भी योजित कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि धरती, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, भू योजन यानी अर्थिंग के निम्नलिखित किस तरीकों में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है। रॉड अर्थिंग, दोनों रॉड और पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पाइप अर्थिंग होती है वह कास्ट आयरन पाइप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, किसी उप स्टेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रकार का अर्थिंग भूयोजन होता है। इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाना, प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना, पानी डालना, पाइप अर्थिंग। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपका सब स्टेशन, उप स्टेशन होता है उसके लिए सबसे अच्छी जो अर्थिंग होती है वह पाइप अर्थिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है प्लेट अर्थिंग और दूसरा होता है पाइप अर्थिंग। जो प्लेट अर्थिंग होता है दोस्तों नमी वाले स्थान के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, जो प्लेट अर्थिंग हमारा होता है वह कहाँ उपयोग होता है, नमी वाले स्थान पे होता है। जबकि जो हमारा पाइप अर्थिंग होता है वह सभी प्रकार के स्थानों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, कम वोल्टा 440 वोल्ट उपकरण में मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टा रेटिंग होनी चाहिए। तो पर्याप्त वोल्टा कितनी होनी चाहिए। पहला दिया है 2000 वोल्ट, ठीक है, दूसरा दिया है हमारा 1000 वोल्ट, तीसरा 500 वोल्ट, चौथा 1500 वोल्ट। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 440 वोल्ट उपकरणों में मेगा टेस्ट करने के लिए 500 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, वहीं 1000 जो वोल्ट को टेस्ट करने के लिए 5000 वोल्ट तक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 440 दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 500 वोल्ट होना चाहिए मेगर का। तो मेगर क्या करता है, मेगर का काम होता है दोस्तों हाई रेजिस्टेंस को चेक करना। ठीक है, इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस हाई होता है मेगा में होता है उसका रेजिस्टेंस को चेक करता है। ये मैनुअल हैंड मशीन होता है जिसे घुमाकर हम विद्युत वाहक बल जनरेट करते हैं, डीसी वोल्टेज जनरेट करते हैं और इसका जो रोटेशनल होता है 160 आरपीएम पे होता है। ठीक है, यह मैक्सिमम 500 वोल्ट को रीड करता है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे मेगर के बारे में। क्वेश्चन अगला है, सभी अर्थवास और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर्स आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प से बने होते हैं। तो सिल्वर से, स्टेनलेस स्टील से, जिंक के, गैल्वेनाइज्ड स्टील से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है उससे अपना बने होते हैं अर्थवार और सभी कंटिन्यूटी टेस्ट वगैरह। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, 600 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है। 1000 वोल्ट, 300 वोल्ट, 100 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो कितना होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 600 वोल्ट के लिए 1000 इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा दोस्तों, पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है। नमक और पानी डालकर, तांबे की रॉड डालकर, तीसरा चालक तार में बदलकर, चौथा है अर्थिंग रॉड को बदलकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो पाइप अर्थिंग होता है प्रतिरोध को नमक और पानी डालकर उसके क्या करते हैं, उसका नमी कर देते हैं, नमी से रेजिस्टेंस का मान कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड, क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग भू संपर्कन के लिए किया जाता है। पहला तांबे की प्लेट, दूसरा ठोस जीआई रॉड, तीसरा तांबे की ठोस रॉड, चौथा खोखली जीआई रॉड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो खोखली जीआई रॉड यानी हेलो जीआई रॉड का प्रयोग जो है भू संपर्कन के लिए किया जाता है। ठीक है,
तो पाइप अर्थिंग के लिए खोखला GI का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए कुल लगभग 3-4 विधि होती है जिसको हम देख लेते हैं। पहला जो होता है आपका ठोस अर्थिंग होता है, ठीक है, सॉलिड अर्थिंग होता है। दूसरा जो होता है हमारा प्रतिरोध अर्थिंग होता है, यानी रेजिस्टेंस अर्थिंग होता है। तीसरा जो होता है रिएक्टेंस अर्थिंग होता है, ठीक है। चौथा जो होता है हमारा वह प्लेट अर्थिंग होता है, ठीक है, प्लेट अर्थिंग होता है। तो हमारा जो खोखली GI रॉड होती है वह अर्थिंग भू संपर्कन के लिए प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, अर्थिंग वायर आमतौर पर बना होता है कॉपर का, आयरन का, एल्युमिनियम का, गैल्वेनाइज्ड स्टील का। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, जो गैल्वेनाइज्ड स्टील है उसका हमारा अर्थ वायर जो है आमतौर पर बना होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब क्वेश्चन में दोनों रहे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दोनों रहे तो उस कंडीशन में आप कॉपर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर दिया है कॉपर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। देन उसके बाद कॉपर अगर नहीं रहेगा तो हम GI को लगाएंगे। अगर यह दोनों ऑप्शन में है तो प्रीफर करेंगे कॉपर को, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, भूमि प्रतिरोध ग्राउंड रेजिस्टेंस को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह डट हो, जितना संभव हो उतना निम्न हो, जितना संभव हो उतना उच्च हो। तीसरा 100 ओम, चौथा है 200 ओम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जितना संभव हो उतना कम हो। जो ग्राउंड रेजिस्टेंस हो वो जितना संभव हो उतना कम हो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग के प्रकार होता है रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, क्षैतिज अर्थिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रॉड अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है वह रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉड अर्थिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम रेगुलर अपने चैनल पे लेकर टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन से लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।